बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या नेटवर्क थ्योरी का बेसिक लेक्चर है ये। इस लेक्चर के माध्यम से आज हम इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के मुख्य तत्वों के बारे में समझेंगे, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम ऊर्जा प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो के बारे में जानेंगे कि कैसे ऊर्जा स्रोत से भार की तरफ प्रवाहित होती है। इसके बाद हम मुख्य अवयवों के बारे में जानेंगे जो कि प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि रेजिस्टर्स प्रतिरोध या अवरोध, देन कैपेसिटर संधारित्र और प्रेरक यानी इंडक्टर, इनके बारे में जानेंगे। ऊर्जा का प्रवाह स्रोत से भार की तरफ होता है। ये स्रोत परंपरागत भी हो सकते हैं और गैर परंपरागत भी हो सकते हैं। परंपरागत स्रोत जो कि ईंधन के उपयोग से ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। गैर परंपरागत स्रोत जो कि पानी, हवा, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, इस तरह से हम उत्पन्न करते हैं विद्युत ऊर्जा को, वो हमारे स्रोत हो सकते हैं। तो जब भी ऊर्जा का प्रवाह या विद्युत ऊर्जा का प्रवाह भार की तरफ होता है तो उस टाइम उसके साथ में कुछ बातें हो सकती है, जैसे कि ऊर्जा परिवर्तित हो सकती है। परिवर्तित हो सकती है मतलब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है या ट्रांसफॉर्म हो सकती है। यह ऊर्जा विद्युत ऊर्जा से ताप ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है, या फिर विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर स्थानांतरित यांत्रिक ऊर्जा में, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील हो सकती है, या फिर किसी अन्य रूप में भी ये परिवर्तित हो सकती है। एक और घटना इस ऊर्जा प्रवाह के दौरान हो सकती है, वो है कि इसका क्षय हो सकता है, अर्थात यह अनुपलब्ध हो सकती है, मतलब यह भार तक न पहुंचकर अनुपलब्ध हो जाती है। फिर उसके बाद हो सकता है अन्य संभावना यह है कि यह ऊर्जा जो है किसी रूप में संचित हो जाए, तो ऊर्जा को संचित किया जा सकता है। यह दो प्रकार से संचित हो सकती है, दो रूपों में संचित हो सकती है, जो कि गतिज ऊर्जा होती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। केवल यही दो रूप हैं जिनमें ऊर्जा संचित की जा सकती है। जो ऊर्जा अनुपलब्ध होती है उसका क्षय हो जाता है, अर्थात वो उसका या तो दूसरा उपयोग हो सकता है लेकिन वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं होती है, उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन जो ऊर्जा संचित हो जाती है, जो कि गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा है, हम उसे पुनः उपयोग में ला सकते हैं, या तो उसे स्रोत को दे सकते हैं या फिर उसे भार को प्रदान किया जा सकता है। प्रतिरोधक क्या होते हैं या रेजिस्टर्स क्या होते हैं, हम उन्हें देख लेंगे। उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। यह डायनेमिक नहीं होते हैं या फिर परिवर्ती नहीं होते हैं, अर्थात अगर हमने कुछ इनपुट दिया है तो उसी समय हमको आउटपुट मिल जाता है, त्वरित हमको आउटपुट मिल जाता है, इंस्टेंटेनियसली त्वरित हमको आउटपुट मिल जाता है। इसमें कोई ये कुछ चीज़ें याद नहीं रख सकता, अर्थात इसमें कोई मेमोरी नहीं होती है, अर्थात यह कुछ संचित नहीं कर सकता है। तीसरी बात यह है कि यह क्षयकारी होता है, मतलब डिसिपेटिव होता है या लॉसी होता है। ज्यादातर अवयव जो होते हैं, कंपोनेंट्स जो होते हैं, उनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स से पहचाने जाते हैं। यह वीआई कैरेक्टरिस्टिक है, रेजिस्टर की वीआई कैरेक्टरिस्टिक है या प्रतिरोधक की वीआई कैरेक्टरिस्टिक है, जिसे हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक या वीआई कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। इसमें जो हमें ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, ये रेजिस्टेंस को दिखाती है, रेजिस्टर को दिखाती है, दर्शाती है। ठीक, इसमें वाई एक्सिस जो है हमारी, वो धारा या विद्युत धारा, करंट को दर्शाती है, और जो एक्स एक्सिस है वो विभव या विभवांतर को दर्शाती है, जिसे वोल्टेज कहते हैं, जो कि V से डिनोट होता है। इसमें वाई एक्सिस जो है वो आश्रित एक्सिस या आश्रित अक्ष कह सकते हैं हम उसे। जो एक्स एक्सिस है वह स्वतंत्र एक्सिस है या स्वतंत्र अक्ष हम उसे कह सकते हैं, या अनाश्रित अक्ष भी हम उसे कह सकते हैं। इसमें जो स्लोप दिखाई दे रहा है हमें, या जो ढलान हमें दिखाई दे रही है 1/r से हम उसको डिनोट करते हैं, जिसमें r जो है हमारा वो रेजिस्टेंस या
प्रतिरोधक है। इसमें हम वोल्टेज को हमेशा एक्स एक्सिस पे, करंट को वाई एक्सिस में रखते हैं, मतलब विभव को एक्स एक्सिस पे और जो धारा है उसको वाई एक्सिस पे रखते हैं। यदि यदि ये रेखा जो हमें ब्लू दिखाई दे रही है, यदि यह रेखा पूरी तरह से वाई एक्सिस के स्लोप में आ जाती है या वाई एक्सिस के पर आ जाती है, तो इसका मतलब उस समय विभव हमारा या विभवांतर हमारा v हमारा 0 हो जाता है, अर्थात जो ढलान है वो 0 हो जाता है, जो ढलान है वो अनंत मान का हो जाता है। और जब यह ब्लू लाइन एक्स एक्सिस पर आ जाती है तब हमारा जो ढलान रहेगा वो 0 हो जाता है। दैट मीन्स उस समय, इसका मतलब हमारा जो करंट का वैल्यू है उस समय 0 हो जाता है। इसका मतलब उस समय जो प्रतिरोधक का मान होगा वह इनफाइनाइट हो जाता है या फिर अनंत हो जाता है। तो इस वी कैरेक्टरिस्टिक से हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू या ओम्स लॉ, हमें यहाँ ओम का नियम दिखाई दे रहा है कि जो भी धारा है, विद्युत धारा है, वह हमेशा विभवांतर के समानुपाती होता है, जो कि हम इस रिलेशन से समझ सकते हैं। I बराबर है V गुणा 1/R के। इसकी इकाई ओम होती है। इसके कुछ सिंबल होते हैं जो कि यहाँ दिखाए गए हैं। अपरिवर्ती प्रतिरोध जो होता है उसको दर्शाने के लिए ये चिन्ह हम यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। और जो परिवर्ती प्रतिरोध होते हैं उसको दर्शाने के लिए हम ये चिन्हों को यूज़ करते हैं। संधारित्र या कैपेसिटर जो होते हैं या संधारित्र जो होते हैं वो चरित्र से डायनेमिक होते हैं, मतलब कि परिवर्ती होते हैं। वह संचित करने की विशेषता रखते हैं। क्या संचित करते हैं? तो वह वोल्टेज को या पोटेंशियल एनर्जी को, स्थितिज ऊर्जा को संचित करके अपने अंदर रख सकते हैं। इसे समझने के लिए हम एक समतुल्यता को देखते हैं। यह एक जल का टैंक है, पानी का टैंक है। हम इसे ओवरहेड टैंक भी समझ सकते हैं, जिसमें कि एक नल जो है वो उस टैंक को भर रहा है और दूसरा नल जो है वो उस टैंक के पानी को बाहर निकाल रहा है। तो अगर हमको इसको कैपेसिटर से समझना है, इसको एनालॉगस कैसे है, समतुल्य कैसे है वो समझना है, तो हम इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं कि इसमें जो नल पानी भर रहा है टैंक में, वो कैपेसिटर का चार्जिंग दर्शाता है। ये जो टैंक है उसकी जो क्षमता है वो संधारित्र का मान बताता है या कैपेसिटर का मान बताता है। जितना पानी उसमें भरा जा रहा है या जितना पानी उसमें भर गया है वो उसका पोटेंशियल दिखाता है या विभव दिखाता है। पानी का घनत्व जो होता है वो चार्ज दिखाता है, क्यू दिखाता है। इसकी इकाई जो होती है वो फैराड होती है। और जो नल पानी को बहाव कर रहा है या पानी निकाल रहा है उसे डिस्चार्ज कह सकते हैं हम। इसमें दो तरह की समीकरण हम देखते हैं। पहले होते हैं अपरिवर्ती अवस्था समीकरण, जिसे स्टडी स्टेट इक्वेशंस कहते हैं। वो दिखाए गए Q बराबर I इंटू टी के और Q बराबर C इंटू वी के, जहाँ V वोल्टेज, C संधारित्र और Q चार्ज है। फिर दूसरा है परिवर्ती अवस्था समीकरण, मतलब डायनेमिक इक्वेशंस, जो कि टाइम के मान से बदलती हैं। ऐसी इक्वेशन तो उन्हें दर्शाने के लिए हम ये दो समीकरण यूज़ करते हैं। I इज इक्वल टू I बराबर है C dV बाई डी टी के और V बराबर है 1/c इंटीग्रेशन I dt के। संधारित्र दो प्रकार के होते हैं या कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवित या पोलराइज्ड, और दूसरे होते हैं अध्रुवित या नॉन पोलराइज्ड। जो ध्रुवित पोलराइज्ड होते हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक टाइप के होते हैं और जो अध्रुवित होते हैं वो सिरेमिक, पॉलीमर, मेटलाइज्ड, पॉलिएस्टर एंड पेपर और अलग प्रकार के भी होते हैं। ये कुछ चिन्ह हैं जो हम कैपेसिटर को या संधारित्र को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाते हैं।
पहला है अपरिवर्ती संधारित्र, जिसे दर्शाते हैं पहले वाले सिंबल से। ध्रुवित संधारित्र जो कि पोलराइज संधारित्र है, उसे हम दर्शाते हैं सेकंड सिंबल से। परिवर्ती संधारित्र को हम एक एरो के साथ में दर्शाते हैं। इसके बाद हम समझते हैं प्रेरक क्या होते हैं। प्रेरक भी जो है संधारित्र के जैसे ही डायनेमिक होते हैं या परिवर्ती होते हैं, अर्थात ये अपने अंदर कुछ संचित करके रख सकते हैं। कुछ संचित करके रख सकते हैं मतलब किसी प्रकार की ऊर्जा को, किस प्रकार की ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा को ये अपने अंदर संचित कर रख सकते हैं। इसकी समतुल्यता समझने के लिए हम ये समझते हैं कि अगर कहीं पानी प्रवाहित हो रहा है और वहां अगर कोई टरबाइन लगा हुआ है, तो टरबाइन का जो व्हील है वो पानी के प्रवाह के कारण से घूमने लगता है। इसी प्रकार से विद्युत धारा का प्रवाह जो है उसके कारण से इंडक्टर के अंदर या प्रेरक के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है या जो गतिज ऊर्जा है वो संचित होकर रहती है। इसमें भी दो प्रकार के समीकरण होते हैं। पहला होता है अपरिवर्ती अवस्था समीकरण और दूसरा होता है परिवर्ती अवस्था समीकरण। अपरिवर्ती अवस्था समीकरण जो कि टाइम के मान से परिवर्तित नहीं होते हैं, ये हम दर्शा सकते हैं पहली दो इक्वेशन से, पहले दो समीकरण से, जिसमें साई बराबर होता है n इंटू फाई के। साई जो है वो फ्लक्स लिंकेज दर्शाता है, n नंबर ऑफ टर्न्स दर्शाता है और फाई जो है वो फ्लक्स दर्शाता है। L जो है वो इंडक्टर कहलाता है या प्रेरक कहलाता है, जिसकी यूनिट होती है हेनरी। और फिर परिवर्ती अवस्था समीकरण जो कि टाइम के मान से अगर वोल्टेज में या विभव और धारा में जो अंतर होता है वो हम समझते हैं इन समीकरण को यूज करते हुए। तो यहाँ पर वोल्टेज जो है उसको हम दर्शाने के लिए थर्ड इक्वेशन को यूज करते हैं और करंट के लिए हम फोर्थ इक्वेशन को यूज करते हैं। यह कुछ चिन्ह है जो कि इंडक्टर के लिए हम यूज करते हैं, प्रेरक के लिए हम यूज करते हैं। अलग अलग प्रकार की हम इसमें कोर यूज करते हैं, उसी के आधार पर ये अलग अलग चिन्ह हम यूज करते हैं। अगर एयर कोर रहती है तो उसके लिए पहला वाला यूज करते हैं, आयरन कोर होती है तो उसके लिए दूसरा, फेराइट कोर तो उसके लिए तीसरा, और वेरिएबल इंडक्टर होता है तो उसको हम एक एरो के माध्यम से दर्शाते हैं।